इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, a straight line in space, हम क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्या लिख दिए जी? गलती लिख दिए ना? AXCER होता है ना? क्या हो रहा है ये? एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2। और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। क्या हम लोग कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़े हुए हैं? y बराबर mx प्लस सी। ये वाला ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 ऐसे करके पढ़े हुए हैं ना? तो ये एक 2D में हुआ करता था, ये एक 2D प्लेन में हुआ करता था। अब यही स्ट्रेट लाइन अब हवा में जाएगा, ये हवा में एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, उसको हम लोग को कवर करना है। समझ रहे हैं बात को? अब हम क्या बोल रहे थे कि स्ट्रेट लाइन हम लोग 2D में पढ़ चुके हैं, यही स्ट्रेट लाइन हमको 3D में पढ़ना है। तो याद करो कि 2D में जब हम स्ट्रेट लाइन को यूनिकली बोलते थे कि दिस इज यूनिक स्ट्रेट लाइन, तो क्या हुआ करता था? क्या कभी भी एक पॉइंट से पास करता हुआ लाइन यूनिक हो सकता है? एक पॉइंट से पास करता हुआ लाइन यूनिक हो सकता है? नहीं हो सकता है, उसका डायरेक्शन वेरी करेगा। लेकिन हम ये बोल दें कि अगर एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स होना है, यूनिक होना है, तो उसके पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक डायरेक्शन होना चाहिए। क्योंकि पॉइंट इसलिए क्योंकि उसका लोकेशन फिक्स हो जाएगा, और डायरेक्शन इसलिए क्योंकि वो रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर हम कहेंगे कि ये लाइन का डायरेक्शन भैया ये है, तो डायरेक्शन तो सब लाइन का, बहुत सारा लाइन का एक हो सकता है। ये सारे लाइन का डायरेक्शन सेम है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सारे लाइन का डायरेक्शन सेम है तो सबका इक्वेशन सेम होगा? नहीं होगा सेम। क्या कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर देखा जाए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ये अलग जगह दिखाई देगा, ये अलग जगह दिखाई देगा, ये अलग जगह दिखाई देगा, तो हर का इक्वेशन अलग अलग होगा। तो इसीलिए अगर स्ट्रेट लाइन को यूनिक बनाना है तो उसको वेरी नहीं करवाना होगा, उसको फिक्स करना होगा। और फिक्स दो ही कंडीशन में हो सकता है। एक तो ये कह लो, लिख लो पहले कि अ स्ट्रेट लाइन बी यूनिकली डिफाइंड इफ पहला passing through a given point and have a unique direction, क्योंकि अगर हम पॉइंट को बता दिए कि नहीं वो यहाँ से पास कर रहा है और इस डायरेक्शन के वो पैरेलल है, मान लो हम दे दिए कि ये डायरेक्शन के लाइन पैरेलल है और इस पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट हम x1, y1 और z1 दे दिए, इससे पास कर रहा है, तो भैया वो इधर उधर घसक नहीं सकता है कि पॉइंट से उससे पास करना है, इधर उधर नहीं जा सकता है और रोटेट नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पैरेलल है। समझ गए बात को? बोलो। हाँ, तो ये दोनों चीज को फिक्स कर देता है हमारा कि अगर इसके पैरेलल है और साथ ही साथ इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये यूनिक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। एक तो ये है और दूसरा है पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट, पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट। अगर दो फिक्स पॉइंट से पास करेगा तब,
जैसे मान लो एक फिक्स पॉइंट हम दे दिए x1, y1, z1, एक और पॉइंट दे दिया हम x2, y2, z2। तो भैया अब भी इसका डायरेक्शन भी फिक्स हो जाएगा। डायरेक्शन को तो लाइन दोनों को जोड़ोगे तो वो डायरेक्शन फिक्स कर देगा। आप पॉइंट अगर दे दिया है तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से इधर उधर नहीं खसक सकते हैं, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट से पॉइंट का लोकेशन फिक्स रहता है। क्लियर है? तो बस अब हमको सीखना यही है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है और एक डायरेक्शन के अगर वो पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, और यदि स्ट्रेट लाइन दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। 2D में तो इक्वेशन होता था y बराबर mx प्लस सी या ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। 3D में ये दोनों तरह का इक्वेशन होता ही नहीं है। 3D में इससे बिल्कुल अलग इक्वेशन आपको मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए आप, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हेडिंग लिख लीजिए आप, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। हेडिंग लिख लीजिए आप, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। अब क्या हुआ देखो, हमको एक स्ट्रेट लाइन दिया है जो एक गिवन पॉइंट x1, y1, z1 से पास कर रहा है। हमारा एक गिवन पॉइंट मान लो P है, उससे हमारा ये लाइन पास कर रहा है, और एक वेक्टर दिया हुआ है b वेक्टर जो ai कैप है प्लस bj कैप है और ck कैप है। ये एक बी वेक्टर है। तो हमें बोल रहा है कि इस P पॉइंट से पास करता हुआ और बी वेक्टर के पैरेलल, तो इसके पैरेलल तो यही डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, बोलिए। और कोऑर्डिनेट के हिसाब से सुनना ध्यान से, कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये मान लो ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ये आपका ओरिजिन है 0, 0, 0। तो हमसे बोला गया है कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी कर्व का इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक्स वाई में कोई फार्मूला दिया हुआ हो, हमको कोई भी फार्मूला बराबर 0 टाइप का कुछ भी, तो x और y का सारा पॉइंट्स इस कर्व पर का सेटिस्फाइड करे, लेकिन अगर इस कर्व के बाहर का पॉइंट्स हो तो वो इस पे इसको सेटिस्फाइड ना करे, तब बोलेंगे कि इस कर्व का ये इक्वेशन है। आ रहा बात समझ में? कोई भी कर्व का इक्वेशन का मतलब यही होता है कि कर्व का जितने भी पॉइंट है x1, y1, 1, 2, 3, 4, 7, 8, अगर वो कर्व पे है तो सेटिस्फाइड करेगा, डालेंगे तो बराबर 0 देगा। दूसरा अगर इधर उधर का पॉइंट हो गया तो इसे सेटिस्फाइड नहीं करेगा। बात समझ में आया? तो स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन का मतलब यही होगा कि अगर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है तो इस पे वैरी करने वाला इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, ये सारे पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तो हमारे स्ट्रेट लाइन को, माने जो इक्वेशन हम लिखने वाले हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, अब बाकी कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये हल्का सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लो। अब जरा सोचो कि हमको अगर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे कि हमारा कर्व जो है वो एक, ये जो है थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस कर्व को, इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को थोड़ा सा हम इधर बना देते हैं, फिगर थोड़ा सही बनेगा हमारा, इसलिए बस बोल रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है हमारा, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये तो वाई एक्सिस था और ये जेड एक्सिस था ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम पी पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ देंगे। पी पॉइंट को ओरिजिन से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और ये पी पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना?
x1 y1 z1, और इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पे ऊपर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे। वेरिएबल पॉइंट बोले तो x, y, z को वेरिएबल लेंगे। जरा सोचो क्यों वेरिएबल लेंगे? क्योंकि यही वो वेरिएबल पॉइंट है जो इस पे क्या करेगा, मूव करेगा। इस लाइन के अलोंग नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ 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 यहाँ, मतलब इसके तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ भी जाएगा। अब ये पॉइंट को भी हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को भी हम ओरिजिन से क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? एक काम करें, दूर ले लें, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना, थोड़ा दूर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। अब इसको हम इसको ज्वाइन कर दिए ओरिजिन से, क्योंकि कहीं भी लिया जा सकता है वेरिएबल पॉइंट। ये x, y, z है, ये वेरिएबल पॉइंट है। अब जरा बताओ कि ये वेक्टर अगर हमको लिखना होगा, दिस इज OP वेक्टर, दिस इज, अगर मान लो ये PQ है, तो PQ वेक्टर हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो Q के कोऑर्डिनेट में से P का कोऑर्डिनेट घटा देता लिख सकते हैं, और एक हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो PQ वेक्टर है वो हमारे V वेक्टर के क्या है, पैरेलल है ना। ये हमारा लाइन जो था वो इस वेक्टर के पैरेलल था, ये फिक्स पॉइंट से पास कर रहा था और इसके पैरेलल था। तो अगर ये बताइए कि अगर एक वेक्टर है हमारे पास A वेक्टर और B वेक्टर इसके पैरेलल है, तो B वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर लिखते हैं कि नहीं। लैम्डा उसके मैग्नीट्यूड को क्या करता है, मैनेज करता है। जैसे A वेक्टर के पास मान लो ये डायरेक्शन है और 2 मैग्नीट्यूड है, B वेक्टर के पास अगर 4 मैग्नीट्यूड है और यही डायरेक्शन है, तो निश्चित रूप से B वेक्टर को अगर A वेक्टर से प्राप्त करना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो सेम था, लेकिन B का मैग्नीट्यूड 4 था जबकि A का मैग्नीट्यूड 2 था। तो केवल इतना लिखेंगे तब, इसका वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा, तो ये बराबर लिखना गलत है। तो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो 2 से गुना कर देंगे। तो लेम्डा जो क्या करता है, उसके मैग्नीट्यूड को मैनेज करता है। समझ में आ रहा है बात? लेम्डा जो है वो क्या करता है, मैग्नीट्यूड को मैनेज करता है। क्लियर है? तो इसका मतलब PQ वेक्टर को हमें लिखना चाहिए क्या, लेम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। कोई दिक्कत आपको? क्योंकि वो B वेक्टर के पैरेलल है। अब ये इस वेक्टर के पास कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन वही मैग्नीट्यूड PQ के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, ये तो जरूरी नहीं है कि PQ जितना लेंथ है उतना ही लेंथ का वो भी वेक्टर हो। इसीलिए लेम्डा से गुना करके उसके मैग्नीट्यूड को उसके बराबर रखा गया है। अब लेम्डा हम नहीं जानते हैं क्या है, उसी लेम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए ये पॉइंट यहाँ भी जाएगा और ये पॉइंट वहाँ भी जाएगा और ये पॉइंट यहाँ भी आएगा। लेम्डा एक नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव होगा तो लेंथ को बढ़ाएगा या घटाएगा, छोटा बड़ा करेगा, लेकिन इसी पे रखेगा ना, क्योंकि इस वेक्टर के तो पैरेलल ही है ना। बात समझ में आ रहा है? लेम्डा क्या करेगा कि इसके मैग्नीट्यूड को, PQ के मैग्नीट्यूड को छोटा करेगा चाहे बड़ा करेगा, लेकिन वो इसी पे रखेगा। काहे कि B वेक्टर का डायरेक्शन लिया हुआ है। तो अगर लेम्डा नेगेटिव भी हुआ तो बस उसे पीछे करेगा, दूसरे तरफ नहीं लेके चला जाएगा, ये डायरेक्शन नहीं बना लेगा उसका, चाहे ये डायरेक्शन नहीं बना लेगा, या तो इधर की तरफ या पीछे की तरफ। क्लियर है? तो अब जरा बताओ, वेक्टर में अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़े हुए हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि ये वेक्टर एरो का निशान और ये वेक्टर का एरो का निशान जोड़ेंगे तो ये वेक्टर हमें मिलेगा। तो इसको हम मान लेते हैं R, इसको पॉइंट मान लेते हैं R। तो O क्यों माने हुए हैं, चलो R मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, R ही रहने दो। तो हम क्या लिख सकते हैं, OR वेक्टर जी। OR वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, OP वेक्टर अब प्लस PR वेक्टर, O से P पे और P से R पे। तो O से R पे गए है ना, O से P पे और P से R पे, तो O से R पे।
तो ये वेक्टर में हम लोग जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो कैसे लिख देंगे भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ओ आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, जरा बताओ। वेक्टर में ओ आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि ये वेक्टर तो 0 0 0 ही है ना। तो अगर ओ आर वेक्टर लिखना है तो x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप और प्लस z माइनस 0 के कैप। इसका मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ओ आर वेक्टर हमारा आया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ओपी वेक्टर क्या आएगा जी, ये भी 0 0 0 है और ये p है x1 y1 z1। तो x1 माइनस 0 आई कैप यानी x1 आई कैप, फिर y1 माइनस 0 जे कैप यानी y1 के कैप और z1 माइनस 0 के कैप तो z1 के कैप और प्लस पी आर वेक्टर तो डायरेक्ट हमको पता है लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो क्या लिख देंगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ वी वेक्टर। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको लिखने की बजाय हम मान लेते हैं कि ये आर वेक्टर है। क्या मान लेते हैं, आर वेक्टर है। आइए जो पी पॉइंट है ये वेक्टर को हम ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर होता है उसका पोजीशन वेक्टर। क्या होता है जी, पोजीशन वेक्टर। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर ओपी वेक्टर को ए वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। लिख सकते हैं ना, बोलो। तो आर वेक्टर बराबर ये ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब खुद बताओ कि ए वेक्टर क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वेक्टर ही होगा ना। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा मतलब पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब x1 आई कैप, क्योंकि उसका पोजीशन ही तो है y1 जे कैप। क्या हम इस वेक्टर को यहां लिख सकते हैं, तो आर वेक्टर बराबर आया हुआ है ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो आर वेक्टर में आ जाएगा हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और ए वेक्टर में हमारा आएगा, देखो ध्यान से, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर में क्या आएगा, जरा बताओ। बी वेक्टर को क्या लिखा गया था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप। यही है तुम्हारा वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ये क्या है फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा उसको जरा देखते हैं। इसको जल्दी से पहले प्रिंट कीजिए। अब तुमको भी तो लग रहा होगा ना कि लेम्डा के अलग अलग पॉइंट वैल्यू के लिए ये आर पॉइंट मूव करेगा, और आर पॉइंट मूव करेगा तो कहां मूव कर सकता है, इसी स्ट्रेट लाइन पे ना। तो यदि इसी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो सारा पॉइंट बस उसी स्ट्रेट लाइन का सेटिस्फाइड होगा, बाकी कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा। मतलब ये इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। चलिए अगर ये लिख लिए तो अब इसका हम लोग कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। दिस इज वेक्टर फॉर्म, लिख लेना, हेडिंग में लिख लेना वेक्टर फॉर्म ऑफ। इसको मिटा सकते हैं, ओके। तो लिख लोगे वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, हेडिंग शुरू में लिख लेना स्ट्रेट लाइन passing through a position vector A and parallel to B।
वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। हो गया? तो देखिए ये आप लिख लीजिएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन वेक्टर ए, पासिंग थ्रू अ पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। हो गया ये? अब सुनिए ध्यान से, इसी वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म आप लिखिएगा।